नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए आपको फटाफट बता देते हैं अंतर्राष्ट्रीय 5 बड़ी खबर। पहली खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड पर हुए हमले के बाद अब अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि 19 देशों से आने वाले सभी लोगों के ग्रीन कार्ड की दोबारा से गहन जांच की जाएगी। ये आदेश सीधे तौर पर उन सुरक्षा चिंताओं के बाद आया है जो व्हाइट हाउस से कुछ कदम दूर हुए फायरिंग के बाद और भी ज्यादा यहां पर चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी नागरिकता एवं इमिग्रेशन सेवा यानी कि USCIS के निदेशक जो एल्डो ने यह कहा है कि राष्ट्रपति के निर्देश पर यह जांच पूरी तरह से कठोर और फुल स्केल होगी। यह फैसला तब लिया गया है जब गुरुवार को एक अफगान नागरिक ने 2 नेशनल गार्ड सदस्यों पर हमला किया था, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है और दूसरा अभी भी गंभीर स्थिति में बताया जा रहा है। सवाल है कि क्या भारत के लोग पर भी इस फैसले का असर होगा? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल CNN के रिपोर्ट के मुताबिक जिस 19 देशों को कंट्रीज ऑफ कंसर्न की सूची में रखा गया है, उन्हें ट्रंप प्रशासन ने जून में ही चिन्हित किया था और इन देशों में अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, कांगो गणराज्य और साथ ही साथ यहाँ पर इरिट्रिया और साथ ही साथ हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, बुरुंडी और साथ ही साथ क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो और तुर्कमेनिस्तान भी शामिल है। आपको जानकारी दे दें कि होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने यह भी कहा है कि बाइडेन प्रशासन के दौरान मंजूर किए गए सभी आश्रय मामलों की समीक्षा की जा रही है। DHS ने बताया है कि अफगान नागरिकों के इमिग्रेशन अनुरोधों की प्रोसेसिंग तत्कालिक रूप से रोक दी गई है जब तक सुरक्षा और वेटिंग प्रोटोकॉल की समीक्षा पूरी नहीं होती है। प्रशासन ने एक कदम बैकलॉग और संभावित गलत वोटिंग का हवाला देकर किया है। हमले की जांच अब FBI संभाल रही है। आपको जानकारी दे दें कि FBI निदेशक कश पटेल ने यह कहा है कि यह हमला आतंकी घटना के रूप में जांचा जा रहा है और कई राज्यों में सर्च वारंट जारी किए गए हैं। उन्होंने इसे कोस्ट टू कोस्ट इन्वेस्टिगेशन बताया है। नेशनल गार्ड पर हुए हमले ने अमेरिकी राजनीति में इमिग्रेशन और सुरक्षा के मुद्दों को और भी ज्यादा भड़का दिया है। हमले के संदिग्ध रहमानुल्लाह लकनवाल के अफगान मूल का होने और देश में वीजा अवधि से अधिक समय तक रहने के मामले में ग्रीन कार्ड और वेटिंग सिस्टम को लेकर बहस तेज कर दी है। वह इस पूरे मामले पर एडलो ने गुरुवार को ग्रीन कार्ड के रिव्यू के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। एडलो ने कहा कि इस देश और अमेरिकी लोगों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। अमेरिकी लोग पिछले सरकार की लापरवाह पुनर्वास नीतियों का खर्च नहीं उठाएंगे। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर नेशनल गार्ड पर हमले का जिक्र अपनी पोस्ट में नहीं किया। एडलो ने यह जानकारी दी है कि ग्रीन कार्ड की दोबारा जांच कैसे होगी। US के इमिग्रेशन एजेंसी ने जून में कई देशों के ग्रीन कार्ड होल्डर्स की सख्त जांच की बात कही थी। खास तौर पर अफगानिस्तान के बारे में कहा गया था कि वहां पर पासपोर्ट या सिविल डॉक्यूमेंट जारी करने की कोई कोऑपरेटिव सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। वहां सही स्क्रीनिंग और जांच के तरीके नहीं हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि वाशिंगटन DC में बुधवार को व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी में 2 नेशनल गार्ड सैनिकों को गोली लगी है और इस गोलीबारी के संदिग्ध की पहचान अफगान नागरिक के रूप में हुई है। आरोपी रहमानुल्लाह लकनवाल 2021 में एक प्रोग्राम के तहत अमेरिका आया था जो अफगानों को खास इमिग्रेशन सुरक्षा देता था और इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गोलीबारी ने एक बड़े नेशनल सिक्योरिटी खतरे को दिखाया है। पिछले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया भर से 20 मिलियन अनजान और बिना जांच वाले विदेशियों को आने दिया, ऐसी जगहों से जिनके बारे में आप जानना भी नहीं चाहते। ये हुआ है और आज बड़ा खतरा बन रहा है। दरअसल अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में DC के बुधवार दोपहर व्हाइट हाउस के नजदीक हुई गोलीबारी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 2 नेशनल गार्ड सैनिकों पर अचानक किए गए हमले को अधिकारियों ने टारगेटेड एम्बुश बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों घायल सैनिक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। वही एलन मस्क ने X पर पोस्ट किया जिसके मुताबिक दोनों जवानों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने संदिग्ध हमलावर की पहचान 29 वर्षीय रहमानुल्लाह लकनवाल के रूप में की है, जो अफगान मूल का नागरिक है और वाशिंगटन स्टेट में रह रहा था। एक जस्टिस डिपार्टमेंट अधिकारी के मुताबिक लकनवाल 2021 में एक विशेष वीजा
कार्यक्रम के तहत अमेरिका आया था और इसकी नागरिकता सामने आने के बाद फिलहाल सभी अफगान नागरिकों का इमिग्रेशन रोक दिया गया है। ये कार्यक्रम उन अफगान नागरिकों के लिए था जिन्होंने अफगान युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना की मदद की थी और तालिबान के खतरों का सामना कर रहे थे, लेकिन वो अपनी वीजा अवधि से ज्यादा समय तक अमेरिका में रुका और अब गैर कानूनी रूप से देश में मौजूद बताया गया है। हमले के समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में थे और घटना के तुरंत बाद व्हाइट हाउस को लॉकडाउन में डाल दिया गया और कई फेडरल एजेंसियां मौके पर पहुंची। गोलीबारी दोपहर करीब 2:15 पर स्ट्रीट के कोने पर हुई, जो व्हाइट हाउस से कुछ ही ब्लॉक की दूरी पर है। डीसी पुलिस के असिस्टेंट चीफ जेफ कैरोल के मुताबिक हमलावर अचानक कोने से निकला और गार्ड पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद नेशनल गार्ड के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और संदिग्ध को काबू में पा लिया गया। लाकनवाल भी गोली लगने से घायल हुआ था और हिरासत में उसे ले लिया गया। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने यह बताया है कि दोनों घायल सैनिकों की हालत नाजुक है। हालांकि अब ये जानकारी आ रही है कि इसमें से एक की मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वाशिंगटन की मेयर बाउजर ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि टारगेटेड अटैक बताया है इसे और कहा है कि हमलावर अकेले था। फायरिंग के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि जल्द ही स्थिति पर काबू पा लिया गया और फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच जारी है, कार्रवाई जारी है। और अब दूसरी बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में बंद हुए 2 साल से भी ज्यादा हो चुका है। वो करीब 845 दिन से सलाखों के पीछे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है और ना ही PTI के किसी नेता को उनसे मिलने की इजाजत है। इस बीच पाकिस्तान के अदियाला जेल के बाहर देर रात ड्रामा देखने को मिला है। वहीं दूसरी ओर इमरान खान के बेटे के एक पोस्ट ने मामले में और भी ज्यादा हलचल मचाकर रख दी है। सोशल मीडिया पर इमरान खान के बेटे कासिम खान का मैसेज आते ही देश के कई हिस्सों में बेचैनी फैल गई। ब्रिटेन में रहने वाले कासिम खान ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि इमरान खान को पिछले 6 हफ्तों से ऐसी जगह पर रखा गया है जहां पर ना किसी से संपर्क की अनुमति है और ना ही परिवार को कोई सूचना दी जा रही है। उन्होंने लिखा है कि उनके पास अपने पिता के जीवित होने का भी कोई सबूत नहीं है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में तूफान आ गया है। कासिम और उनके भाई आमतौर पर राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन इस बार हालात ने उन्हें खुलकर सामने आने पर मजबूर कर दिया है। कासिम का कहना है कि यह स्थिति सुरक्षा का हिस्सा नहीं बल्कि एक सोची समझी योजना है, जिसमें उनके पिता को बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है। उनका आरोप है कि कई बार अदालत के आदेश के बावजूद बहनों को जेल के अंदर जाने नहीं दिया गया। वकीलों को भी मुलाकात की अनुमति नहीं मिली है, जिससे पूरे मामले पर रहस्य और भी ज्यादा बढ़ गया है। कासिम ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और दुनिया के लोकतांत्रिक सरकारों से अपील की है कि वो पाकिस्तान पर दबाव बनाए ताकि इमरान खान की सही स्थिति का पता चल सके। उनका कहना है कि अगर इमरान खान के साथ कोई अनहोनी हुई तो इसकी जिम्मेदारी सीधे पाकिस्तान सरकार की होगी। पाकिस्तान के रावलपिंडी में अदियाला जेल के बाहर आधी रात को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। और आपको जानकारी दे दें कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के नए नवेले मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी कल शाम से अदियाला जेल के बाहर इमरान खान से मिलने के लिए धरने पर बैठे रहे। सोहेल अफरीदी के मुताबिक वो धरने पर इसलिए बैठे हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस बात को देखे कि कैसे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के आदेश पर भी उनके आदेशों की भी धज्जियां उड़ाकर एक मुख्यमंत्री को इमरान खान से नहीं मिलने दिया जा रहा है। सरकार का पक्ष इस पर बिल्कुल उल्टा है। जेल प्रशासन ने घोषणा की है कि इमरान खान को किसी तरह की तकलीफ नहीं दी जा रही है। उनके मुताबिक इमरान खान को जेल में वो सुविधाएं मिल रही है जो किसी आम कैदी के लिए संभव नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि इमरान खान को विशेष भोजन, जिम की सुविधा और आरामदायक व्यवस्था दी जा रही है। हालांकि लंबे तनाव के बाद जेल प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इमरान खान की बहन अलीमा खान और परिवार के अन्य सदस्यों को मुलाकात की अनुमति दी जाएगी। और इसके बाद विरोध प्रदर्शन कुछ शांत हुआ और सबकी निगाहें अब इस मुलाकात पर टिक गई है। तीसरी बड़ी खबर चीन से है, जहां पर हांगकांग के ताइपो इलाके में बुधवार को लगी भीषण आग ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। वांगफुक कोर्ट नाम के जिस बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में यह हादसा हुआ, वहां 4000 से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की भी संख्या बताई जा रही है। आग इतनी तेजी से फैली कि कई टावर पल भर में धुएं और लपटों से घिर गए। हादसे में अब तक
94 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 289 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। दोपहर करीब 3 बजे फायर डिपार्टमेंट को पहली कॉल मिली थी। आग वांगचोंग हाउस नाम की 32 मंजिला इमारत में शुरू हुई, जो इन दिनों मरम्मत के काम से गुजर रही थी। पूरा टावर बांस की ऊंची यहाँ पर शिल्डिंग से घिरी हुई थी, ढका हुआ था, और आग ने सबसे पहले इन ढांचों को अपनी चपेट में लिया। कुछ ही मिनटों में जलती हुई बांस की संरचना गिरने लगी और आग दूसरे टावरों तक फैल गई। कुल 8 टावर ब्लॉक्स में से इन 7 टावरों में आग लग गई है और दमकल कर्मी कई घंटों तक आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे, उसमें जुटे रहे। 128 फायर ट्रक, 57 एम्बुलेंस और करीब 888 रेस्क्यू टीम के सदस्य मौके पर तैनात किए गए। हालात इतने गंभीर थे कि कई टीमों ने टावर की ऊपरी मंजिलों तक पहुंचना संभव नहीं पाया। अंदर तापमान इतना ज्यादा था कि दमकल कर्मियों को लगातार पीछे हटने को कहना पड़ा। और चौथी बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खर्च हुई मिसाइलों की भरपाई करने के लिए भारत रूस से 300 मिसाइलें खरीदने की तैयारी कर रहा है। साथ ही लंबी व छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का स्टॉक बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 10,000 करोड़ से अधिक की यह डिफेंस डील इसी वित्तीय वर्ष में पूरी हो जाएगी। रूस के साथ होने वाली यह 10,000 करोड़ से अधिक डिफेंस डील फास्ट ट्रैक प्रक्रिया में है। CNC और सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति में मंजूरी मिलने के बाद इस वित्तीय वर्ष में इन मिसाइलों की खरीद पूरी होने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने पहले ही इसे खरीद को मंजूरी दे दी है। भारत अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रूस से 5 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भी विचार कर रहा है। साथ ही भारतीय सेना रूसी पैंटिसर मिसाइल सिस्टम को भी खरीदने की सोच रही है, जो ड्रोन जैसे खतरों से निपटने में कारगर है। S-400 और पैंटिसर सिस्टम को मिलाकर एक मजबूत दोहरी रक्षा प्रणाली बनाई जा सकती है, जो सीमा पार से आने वाले हवाई हमलों को नाकाम कर सकेगी। इन दोनों खरीदों पर अभी विचार चल रहा है और जल्द ही फैसला लिया जाएगा। और चलिए 5वीं बड़ी खबर आपको बताते हैं, जो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। ढाका में गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में ऐतिहासिक फैसला आया है। विशेष न्यायाधीश 5 मोहम्मद अब्दुल्लाह अल मामून की अदालत ने हसीना को जमीन घोटाले से जुड़े 3 मामलों में कुल 21 साल की जेल की सजा सुनाई है। वहीं उनके बेटे और बेटी को भी कठोर सजा दी गई है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब हसीना पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के मामले भी चल रहे हैं और वो देश छोड़कर भारत में शरण लिए हुए है। अदालत ने जिन 3 मामलों में फैसला सुनाया, उसमें शेख हसीना पर आरोप है कि उन्होंने ढाका के पूर्वांचल इलाके में सरकारी प्लॉट अपने परिवार के पक्ष में अवैध रूप से अलॉट करवाए। हर एक मामले में अदालत ने उन्हें 7-7 साल की सजा सुनाई है। बाकी 3 मामलों का फैसला 1 दिसंबर को आएगा। इस मामले में शेख हसीना ही नहीं, उनका परिवार भी आरोपी बना। आपको जानकारी दे दें कि सजीव वाजेद जॉय, जो कि शेख हसीना के बेटे हैं, उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई है। 1 लाख टका का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद पुतुल को भी 5 साल की जेल की सजा सुनाई है। हालांकि उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।